देवभूमि उत्तराखंड का एक ऐसा हिस्सा जो शेयर करता है अपना पूरा उत्तरीय भाग तिब्बत के साथ। लेकिन ये हिस्सा अभी भी बहुत लोगों की पहुंच से काफी दूर है। तिब्बत के बहुत नज़दीक होने के कारण आपको यहाँ पहुँचने के लिए बनवाना होता है ILP इनर लाइन परमिट। साथ ही यह जगह ना ही देहरादून के पास है और ना ही नैनीताल के। देहरादून से लगभग 370 किलोमीटर दूर ये बंजर जगह है नीति वैली, द लद्दाख ऑफ उत्तराखंड। जब रिसेम्बलेंस लद्दाख से की हो तो खाली मंजिल ही नहीं, सफ़र भी बेहद खूबसूरत हो जाता है। सफ़र की शुरुआत होती है माँ गंगा के किनारे बसे हुए पहले बड़े शहर ऋषिकेश से। योग नगरी ऋषिकेश से माँ गंगा को ट्रेस करते हुए आप पहुंचते हैं उनके वोकल ओरिजिन देवप्रयाग में। संगम के इस द्वार से बढ़ते हुए अलकनंदा घाटी से गुजरते हुए आप पहुंचते हैं आदि शंकराचार्य की तपोभूमि ज्योतिर्मठ में। ज्योतिर्मठ को पीछे छोड़ते ही सड़क एक पतली डोर बन जाती है। एक तरफ ये अलकनंदा की रौद्र बेटी धौली गंगा और दूसरी तरफ ये पूरे स्लेटी पहाड़ जो समय की कहानी कहते हैं। बताते हैं कि ये बस एक आम सड़क नहीं, भारत की पुरानी व्यापारिक नस है जो पहले भारत और तिब्बत के दिलों को जोड़ती थी। द रोड टू तिब्बत। हिमालय की गोद में बसा यह गांव रोंगपा समुदाय की संस्कृति का जीवित संग्रहालय है। यहाँ की हवा में आलू और चौलाई की महक है। ये गांव 6 महीने जीवन जीता है और 6 महीने सो जाता है, ठीक भालू की तरह, प्रकृति के नियम को मानते हुए। ये गांव अभी अनएक्सप्लोर्ड है, लेकिन इसकी सुंदरता काबिल तारीफ है। गांव में घूमते घूमते या गांव में एंटर करते करते अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले दिखते हैं हमें यहाँ के मकान, जो होते हैं बिल्कुल गर्म, क्योंकि ये बने होते हैं लकड़ी से, गोबर से लिपे हुए होते हैं इनके दीवारें, इनके फर्श। तो इस वजह से ये बहुत अच्छा इंसुलेशन की तरह यहाँ पे होते हैं, एक इंसुलेशन प्रोवाइडर होते हैं। तो यहाँ की दूसरी चीज़, यहाँ के ईंधन के बारे में मैं बात करूँ तो वो है यहाँ की लकड़ियाँ। हमारे पहाड़ों में, गाँव में काफ़ी सारी लकड़ियाँ पाई जाती हैं जिसको लोग यहाँ पे खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं और आग सेकने के लिए यूज़ करते हैं। और लकड़ी में बना हुआ, चूल्हे में बना हुआ खाना, मतलब जिसने खाया है वो रिलेट कर सकते हैं कि कितना टेस्टी होता है और कितना पौष्टिक होता है वो खाना। जैसा कि मैंने बताया था कि ये लकड़ियाँ ईंधन के रूप में यहाँ यूज़ होती हैं। तो आप देख सकते हैं ये चूल्हा, साथ ही मलारी गांव रिच है अपने रिलीजियस हेरिटेज के लिए,
जिसमें सबसे पहले है ये विलेज सेंटर में स्थापित भूमियाल देवता का मंदिर। वहीं 100 मीटर आगे से शुरू होता है माहिरामणि का मंदिर, जिसका रास्ता एक तरीके से बनाता है गांव का पश्चिमी बॉर्डर। माहिरामणि को पार्वती माता का रूप माना जाता है और उनकी पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उनकी उपचार शक्ति को माना जाता है, जिसमें वो पुरानी और गंभीर बीमारियों को दूर करने की शक्ति रखती हैं। माँ हीरामणि के दर्शन कर लिए हैं मैंने, और अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मलारी गांव मुझे इतना सुंदर क्यों लगता है। यहाँ से दिखते हैं ये बर्फ के बुग्याल जो पूरे मलारी गांव को घेरे हुए हैं। आगे का रास्ता उत्तराखंड से लद्दाख की फीलिंग देता है। यहाँ पेड़ कम है लेकिन विशालता ज्यादा है। जमीन की बनावट बताती है कि ये जगह कितनी पुरानी है। हर मोड़ पर धौली गंगा अपनी आवाज बदलती है और इसी बीच हम चल रहे होते हैं एक ऐसे कैनवस पर जिसे प्रकृति ने खाली छोड़ दिया है ताकि हम उसे महसूस कर सकें। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं इस वैली के सबसे बड़े विलेज घमशाली में। साल के इस समय में यहाँ अस्तित्व में है कुल मिलाकर 3 परिवार, क्योंकि आगे आने वाली ठंड के 6 महीने जीवन को रेंगने भी नहीं देते हैं। यह गांव लगभग 3824 मीटर की ऊंचाई में स्थित है और ये अत्यधिक ऊंचाई ही एकमात्र कारण है जो इस जगह के अस्तित्व को निर्धारित करता है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को कठोर सर्दियों में नीचे के इलाकों की तरफ प्रवेश करना पड़ता है। घमशाली गांव अपने आप में ही समेटे हुए है भारत और तिब्बत के व्यापारिक रिश्ते। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे मकान दिखे जो 200 साल पुराने हैं, जैसा अंकल बता रहे हैं, लेकिन ये बिल्डिंग थोड़ी सी कुछ अलग है। क्या है अंकल, इसके बारे में थोड़ा सा बताओगे आप हमें? इसके बारे में यह है कि 200 साल पहले तो तिब्बत व्यापार था ही हमारा। तिब्बतियन लोग जो यहाँ आते थे, यहाँ पे इनका रेस्ट भी होता था यहाँ पे, और यहाँ पे मीटिंग्स होता था तिब्बतियों का और हमारे बुजुर्गों का। यहाँ पे ये वाला मकान तो इनका यहाँ पे मीटिंग्स हॉल था। अच्छा, मीटिंग्स हॉल बोले तो आप समझ गए होंगे आप। ऊपर वाला ना मीटिंग हॉल? हाँ, ऊपर मंजिला में मीटिंग हॉल था। मीटिंग करते थे यहाँ पे तिब्बतियन लोग और यहाँ के हमारे लोग यहाँ के। तो जैसे तिब्बत में व्यापार में जैसे क्या सामान चाहिए क्या नहीं चाहिए, तिब्बत से हमको क्या चाहिए, यहाँ से उनको क्या चाहिए, यहाँ से उनको क्या चाहिए। ज़्यादातर यहाँ से मेरे सुनने में आया है, यहाँ से जहाँ तक आइडिया वो सुना है मैंने कि यहाँ से हम लोग इनको राशन देते थे। राशन? अच्छा। जैसे हुआ हो गया जिसका सत्तू बनाते हैं, सत्तू, हाँ, और जौ हो गया, और मंडवा हो गया, दाल हो गई, तेल हो गए, इस टाइप का यहाँ से ले जाते थे हम। वहाँ से हम लाते थे नमक और घी और नमक और एक छुआरा होता। छुआरा, हाँ, एक होता है। वहाँ से एक तिब्बतियन बकरी होते हैं जो जिसको हम बोलते हैं, क्या नाम उसका, हाँ बकरी समझो, वो वहाँ से लाते थे यहाँ। भेड़ वगैरह। गांव में महादेव की भी छाया का वास है और वो झलकता है इस 4 धारा की प्रमुख कहानी से।
कि आप चारधारा पे पहुंच के इसकी कहानी जानते हैं अंकल से। हाँ जी अंकल। यहाँ पे यूँ बोले तो जो हमारे उच्चा फैलादेव है, ये भोले का अवतार है। हाँ। आपको पता है भोले का गले का सर्प, नाग, ये फैला पंचनाग दोनों नाम हो गए इधर 5 गांवों में। फैला पंचनाग, फैलादेव या कैलाश यहीं से नजदीक पड़ता है, कैलाश पर्वत। कैलाश से भोलेदेव वहाँ से यहाँ से भ्रमण करने आए इधर। अब भ्रमण करने अब अपने नाग देव को बोला उन्होंने कि नहीं मैं जा रहा हूँ, तो अपना कैलाश का वो कर रक्षा करने के लिए तू यहीं रहे, क्योंकि नाग देवता तो भोले का भक्त है ही। अब वो भोलेनाथ आ गए, उनके पीछे भी सर्व भी आ गया, नाग भी आ गया। अब भोलेनाथ ने कहा यार मेरे को तो बहुत अच्छा लगा 5-6 गाँव। अब उन्होंने भोलेनाथ अब बाद में देखा, अरे नाग तू मेरे पीछे कहाँ से आ जाएगा, चलो आ गया तो ठीक है। उसने बोला कि यहाँ ये गांव मेरे को बहुत अच्छा लगा, पर क्या हो गया कि यहाँ मेरे गांव में पानी नहीं है। पानी हम उस समय जाते थे वो नदी पार, अच्छा, पानी लेने के लिए। तो उन्होंने बोला यार तो चलो तो आएगा तो चलो कोई नहीं, चलो आ जाते। जहाँ मेरा पूजा होगा वहाँ तेरे भी पूजा होगा, पर शर्त ये है कि मेरे गांव में तू पानी दे दे मेरे को। पानी ऐसे देना ताकि खेत में मेरे सिंचाई भी हो जाए, हमारे गांव वालों को पीने के लिए हो जाए। इस चक्कर में तब नागदेव ने बोला जय भोलेनाथ, मैं पानी उद्गम कर दूंगा यार। तब पंचनाग देव ने ये ऊपर पहाड़ी पे अपना कठार होता जो, कठार मार के अपना हथियार समझो, कठार मार के वहां से पानी का उद्गम स्टार्ट। उस जमाने में पूरे यहाँ पे दूध टाइप का पानी निकलता था, जैसे मक्खन होता ना, मक्खन का ऊपर जैसे हम छाछ बनाते हैं, मक्खन आता हल्का ऊपर से, उस टाइप का इसमें बह के आता था, बताते थे हमारे बुजुर्ग बताते थे कि ऐसा बह के आता था उस समय। अब तो धीरे धीरे अब क्लाइमेट चेंज भी हो ही रहा है। ये कहानी है पानी का। अच्छा, तो यहाँ पे नाग देवता ने उत्पन्न किया है। तभी नाग देवता। साथ ही घमसाली के खान पान की बात करूं तो ये है उगाऊ, जो डिफरेंट इन्वायरमेंट एंड हार्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में उगने की क्षमता रखता है। बिल्कुल। और ये मीट सुधार का है। साथ ही यहाँ इस्तेमाल किया जाता है ये ड्राई मीट, जो यहाँ के लोगों को ठंड में अंदर से गर्म रखने में अत्यंत कारगर साबित होता है। ये गांव प्रकृति में इस तरह घुला मिला है कि यहाँ जंगली जानवरों की आवाजाही लगी रहती है, और इस बात का अंदाजा आप यहाँ निश्चिंत घूम रहे ब्लू शीप से लगा सकते हैं। इन जानवरों को यहाँ ना ही किसी का भय और ना ही कोई रोक टोक होती है। घमसाली गांव से एक सुंदर सा 3 से 5 किलोमीटर का बेहद खूबसूरत ट्रैक भी होकर गुजरता है, जिसे आम भाषा में धामन सेन बुग्याल और वैसे घमसाली बुग्याल ट्रैक भी कहते हैं। यह ट्रैक ज़्यादा लंबा नहीं है और आमतौर पर इसे पूरा करने में 3 से 4 घंटे ही लगते हैं। साथ ही इस पूरे ट्रैक में आपका साथ देती है ये खूबसूरत सी गणेश गंगा। और आखिरकार जब आप इस बुग्याल के टॉप पर पहुंचते हैं, आप विटनेस करते हैं ये सुंदर ग्रासलैंड, माइटी काकभुशंडी पीक और लंपा 1 और 2 के सुंदर नज़ारे। भारत के सेकंड विलेज घमसाली से निकलकर जब आप मीठी गांव की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में आप गुजरते हैं इस वैली के सबसे सुंदर पॉइंट तिमरसेन महादेव के रास्ते से। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर का छोटा सा ट्रैक करके आपको दर्शन होते हैं छोटे अमरनाथ कहे जाने वाले बाबा तिमरसेन के। हर हर महादेव।
आखिरकार महादेव के दर्शन करके आप पहुंचते हैं इस वैली के आखिरी और इंडिया के फर्स्ट विलेज, जिसके नाम पर ही इस वैली का नाम भी पड़ा है, नीति विलेज। ये गांव एक कहानी जैसी व्यक्त करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि 11,800 फीट की ऊंचाई पर पत्थरों और बादलों के बीच भगवान ने इसे खुद अपने हाथों से बसाया हो। लेकिन कहानी ये गांव नहीं, यहाँ की भोटिया जनजाति है, जो भारत तिब्बत के बीच व्यापार का दिल थे। हर साल जैसे ही गर्मियों में बर्फ पिघलती थी, नीति गांव में हलचल बढ़ जाती थी। व्यापारी और उनके काफिले, जिनमें घोड़े और खच्चर शामिल होते थे, यहाँ जमा होते थे। उनका जीवन दोहरी लय से चलता था। 6 महीने अपने गांव में और 6 महीने व्यापार के मुश्किल सफर में। नीति घाटी के अधिकांश पारंपरिक घर एक विशेष पहाड़ी वास्तुकला का पालन करते हैं, जो स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री पर निर्भर करती है। घर की दीवारें मुख्य रूप से पत्थरों को एक दूसरे पर जमा कर बनाई जाती हैं। इन पत्थरों को मिट्टी और गारे के मिश्रण से जोड़ा जाता है। दीवारों को मोटा रखा जाता है ताकि वे अंदर की गर्मी को बरकरार रख सकें और बर्फीली हवाओं को बाहर ही रोक दें। यह एक प्राकृतिक इंसुलेशन का काम करता है। नीति वैली के लोगों ने हमें सिखाया कि कठोरता में भी सुंदरता कैसे खोजी जाती है। ये वो लोग हैं जो हर साल बर्फ पिघलते ही अपनी सदियों पुरानी विरासत को संभालने के लिए लौट आते हैं। हमने यहाँ उन व्यापारियों की कहानियाँ सुनी जो कभी नीति दर्रे से तिब्बत तक व्यापार करते थे, और उन घरों को देखा जो 6 महीने बर्फ में दबे रहने के बावजूद खड़े रहते हैं। यह गांव एक जीता जागता इतिहास है।